जय हिंद, नमस्कार, स्वागतम साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 100 डेज प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम किसके लिए है? तो ये प्रोग्राम है बीपीएससी प्री के लिए। बीपीएससी प्री के लिए। और यह जो बीपीएससी प्री है यह कौन सा है? तो यह 70th बीपीएससी है। इसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने पॉलिटी को देखना शुरू किया था। हम लोगों ने पॉलिटी की 4 क्लास की। आज से हम लोग अपने हिस्ट्री को भी शुरू कर रहे हैं। हम लोग हिस्ट्री को भी शुरू कर रहे हैं। जब हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं तो आप देखिएगा कि हिस्ट्री में जो हिस्ट्री का पार्ट है वो 3 पार्ट में हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना होता है। कौन सा? तो एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडेवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। अब देखिए, जो हिस्ट्री का वेटेज है प्री में, तो प्री में हिस्ट्री का जो वेटेज है वो 25 से 30 क्वेश्चन का है। 25 से 30 क्वेश्चंस का वेटेज हमारा हिस्ट्री का होता है। और प्री में क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो प्री में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से अगर 25 से 30 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अब हिस्ट्री जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो अगर हम प्री के लिहाज से देखें तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है वह होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वह प्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। और इस मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, इसका जो महत्व है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। चूंकि इसी फ्रीडम स्ट्रगल से 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं तो हम लोग आज से हिस्ट्री को भी देखना शुरू करेंगे। और उस हिस्ट्री को देखने के क्रम में चूंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का और उसमें फ्रीडम स्ट्रगल का, तो हम पहले फ्रीडम स्ट्रगल को देखेंगे। और फ्रीडम स्ट्रगल को देखने के बाद फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग मिडेवल हिस्ट्री को देखेंगे, चूंकि प्री में जो इसका वेटेज है वो सबसे कम है। और दूसरी बात है कि एंशिएंट से आपका जो आर्ट एंड कल्चर का सवाल है तो वहां से मेंस में भी आपको 2 सवाल होता है, लेकिन मिडेवल से सिर्फ 1 सवाल होता है और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सवाल किया जाएगा या नहीं। और बाकी जो सवाल होते हैं हिस्ट्री के सेक्शन के वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और फिर एंशिएंट को और उसके बाद मिडेवल को देखेंगे। अब जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखना शुरू करेंगे और उसमें भी हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल को देखना शुरू करेंगे, तो फ्रीडम स्ट्रगल को देखने के क्रम में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जब हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इन चीजों को समझेंगे कि आखिर रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे। अब आते हम लोग अपने टॉपिक पर। और हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? तो वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम लोग 1857 के रिवोल्ट को देखेंगे, इसके कारण को देखेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस वक्त भारत की स्थिति कैसी है। तो आपको पता होगा कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो मुगल एम्पायर है, जो अभी तक बहुत मजबूत था, भारत पर तकरीबन 250-300 साल से शासन कर रहा है, और वह मुगल एम्पायर 1526 से शुरू हुआ, या फिर उसको 1526 आप ना भी माने तो कम से कम 1527-28 तो मान ही सकते हैं कि वहां से जो मुगल एम्पायर शुरू हुआ है जो 1707 तक आ रहा है, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे कमजोर हो गया। और मुगल एम्पायर जब कमजोर होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि जब जहांगीर का शासन होता है, हालांकि जब अकबर का शासन होता है उसी वक्त क्या होता है कि यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह फॉर्म हो जाती है। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के शासन काल में ही फॉर्म हो जाती है। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो चुकी होती है। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधि है वह जब भारत आता है तो वह तकरीबन 1608 ईस्वी में आता है। तो वह अकबर के नाम का पत्र लेकर के आता है, और वह पत्र किसके दरबार में पढ़ा जाता है? तो वह जहांगीर के दरबार में पढ़ा जाता है।
तो यहाँ से जो एक व्यापार का सिलसिला शुरू होता है। और इसी वक्त आप देखते हैं कि जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उससे पहले भारत में जो पुर्तगीज है वह एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। हालांकि पुर्तगाल और स्पेन की कहानी कुछ अलग है कि चूंकि जैसे ही पुर्तगाल ने बाकी देशों को कॉन्कर करना शुरू किया, पुर्तगाल ने जैसे ही अपनी नौसैनिक यात्रा शुरू की, तो फिर यूरोप का कंडीशन कुछ ऐसा हो जाता है कि स्पेन ने क्या किया, पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया और पुर्तगाल की जो शक्ति है वह धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन बाकी जो यूरोपीय कंट्री हैं उन्होंने भी भारत की ओर रुख किया, लेकिन इन सब के बैटल में ब्रिटिशर्स जो है वह विजयी हुए और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पूरे भारत पर अपने व्यापार का एकाधिकार किया। और फिर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, तो आपने देखा होगा इतिहास की यह परंपरा रही है, या फिर यह कह लीजिए कि यह राजनीति की परंपरा रही है कि जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो जो नए नए राज्य है वह अपना सिर उठाना प्रारंभ कर देते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि जैसे आपका घर है, अगर घर में केंद्रीय सत्ता कौन होते हैं, या तो माँ होती है या पिताजी होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक, जिनके हाथ में केंद्रीय सत्ता की बागडोर है, अगर वो कमजोर पड़ गए तो घर के बाकी सदस्य जो है वो अपना सिर उठाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब तक केंद्रीय सत्ता मजबूत होती है, जब तक सारा पावर केंद्रीय सत्ता के हाथ में होता है, तब तक बाकी लोग जो है वह शांत बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला कमजोर पड़ेगा, उसके बाद हम अपना सर उठाएंगे। तो कुछ ऐसा ही भारत के साथ हुआ। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी, मुगल एम्पायर कमजोर पड़ा, उसी तरह से नए नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया। अब जब नए नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया, जिनको की केंद्रीय सत्ता से कोई मतलब नहीं है, बंगाल अलग चला गया, अवध अलग चला गया, हैदराबाद का निजाम अलग चला गया, और इसी तरह से धीरे धीरे और बहुत सारे छोटे 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 बड़े राज्य जो है उनका उदय होना प्रारंभ हो गया। अब जब उनका उदय होना प्रारंभ हो गया, अब लोगों की आपस में नहीं बन रही है, तो क्या होता है, जब दो लोगों का झगड़ा होता है तो तीसरे लोग जो है वो अक्सर फायदा उठा ले जाते हैं। आपने बचपन में वो बिल्ली की कहानी पढ़ी होगी कि किस तरह से बिल्ली में झगड़ा होता है और एक बंदर जो होता है उसने क्या किया कि रोटी को बांटने के चक्कर में कैसे सारी रोटी खुद ही हड़प ली। तो कुछ इसी तरह का काम अंग्रेजों ने किया। अब जब अंग्रेजों ने सबसे पहले तो सहायक संधि को इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि सहायक संधि जो है वह पुर्तगीजों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसका जो सबसे व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया वह इस्तेमाल किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो जैसे ही सहायक संधि इंट्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ कि भारत के जो छोटे छोटे राज्य उदय हो रहे थे, जो छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, उनके जो शासक थे वह क्या हो गए, तो वह राजनीतिक तौर पर पंगु हो गए। अब उनके पास कोई अधिकार नहीं बचा, क्योंकि उनके पास अपनी सेना नहीं है और वह ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन एक सेना रख रहे हैं, और उस सेना का खर्च जो है वह शासक वहन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वह अपनी सेना भी पाल रहे हैं, और उस सेना को पालने के लिए जो खर्च है वह किससे ले रहे हैं, तो उस शासक से ले रहे हैं जिसके यहाँ वह सेना रखी हुई है। तो इस तरह से भारत में जो एक दमन चक्र प्रारंभ होता है, तो इसी दमन चक्र का जो धीरे धीरे घड़ा भर रहा था, उसको एक चिंगारी दे दी एक राइफल की कहानी ने। और उस राइफल की कहानी से जो विद्रोह फूटता है, जो भारतीयों के अंदर सोया हुआ गुस्सा था, जो चिंगारी थी, उस चिंगारी को भड़काने का काम उस राइफल ने किया, और वहां से जो विद्रोह फूटता है, उस विद्रोह को हम क्या नाम देते हैं, तो 1857 का विद्रोह, 1857 की महान क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो आज हम लोग जो पहला चीज देखेंगे वो 1857 के विद्रोह का कारण देखेंगे कि इसका कारण क्या था। अब देखिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इतिहास में कुछ मुख्य कारण है, वो हर टॉपिक में आते हैं। जैसे राजनीतिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती है, इतिहास के जो कारण होते हैं वह इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आते हैं। इतिहास का मतलब ये नहीं होता है कि हम घटनाक्रम को, मतलब हम घटना की ईस्वी को देखें, नहीं। इतिहास का मतलब होता है कि जो चेंजेज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव का हम क्रमबद्ध अध्ययन करें और उस बदलाव के कारण
जो समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, जो समाज पर इफेक्ट हो रहा है, हम उसके महत्व को समझें, ये होता है इतिहास। तो कारण में सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक कारण को कि इसका राजनीतिक कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण में सबसे प्रमुख और कह सकते हैं कि तात्कालीन एकमात्र कारण था, वह क्या था? तो वह था डलहौजी की विजय नीति, विलय की नीति। इसी को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। यह नीति क्या थी? यह नीति कहता था कि अगर किसी शासक के पास अपना वैध उत्तराधिकार नहीं है, वैध उत्तराधिकार कहने का मतलब कि अगर उस शासक को कोई अपना संतान नहीं है, तो फिर उस शासक का जो राज्य है वह क्या होगा? तो वह ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। अब देखिए, मैक्सिमम भारत पर किसका शासन है? जब मुगलों के शासन का समापन होता है, अंत होता है, तो आप देखेंगे कि फिर से मैक्सिमम भारत पर जो है वह तकरीबन तकरीबन हिंदूवादी संगठन का शासन हो रहा है, हिंदू शासक शासन कर रहे हैं, या फिर अगर कहीं मुस्लिम शासक भी हैं, तो इन दोनों धर्मों में गोद लेने की प्रथा है, जो कि धर्म सम्मत है। दोनों धर्म गोद लेने को मानते हैं कि अगर हमारी कोई अपनी संतान नहीं है, हमारा कोई उत्तराधिकार नहीं है, तो हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। यह हिंदू धर्म भी कहता है और मुस्लिम धर्म भी कहता है। अब अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि अगर आपका अपना कोई संतान नहीं है तो आप संतान गोद नहीं ले सकते हैं और आपका जो राज्य है वह ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। अब भारत में दो सबसे बड़े धर्म, दो सबसे बड़ा संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम, अब इन दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया गया, चूंकि इन दोनों के धर्म से संबंधित जो चीजें थी उसको मानने से इनकार कर दिया, और इसी के आधार पर 1848 में सतारा को मिला लिया गया। फिर जैतपुर और संभलपुर को 1849 में मिलाया, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में। ये जो उदयपुर है ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, ये उदयपुर है। फिर झांसी को 1853 में, यहीं की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया था। फिर नागपुर को 1854 ईस्वी में और अवध को 1856 ईस्वी में। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि अवध को जो मिलाया गया था यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर नहीं मिलाया गया था। अवध को जो मिलाया गया था वह मिलाया गया था कुशासन के आधार पर। चूंकि अवध की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता था। जो बेगम हजरत महल थी उनको महक परी के नाम से जाना जाता था, इनको महक परी के नाम से जाना जाता था। तो बेगम हजरत महल की जो हजरत महल का जो पुत्र था बिजरिस कादर, वो उनका अपना पुत्र था, तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगाया जा सकता था। तो फिर आउटरम के रिपोर्ट पे, जो ब्रिटिश रेजिडेंट था आउटरम, उसके रिपोर्ट पर कुशासन के आधार पर अवध को 1856 में ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। उसके बाद फिर वेलेजली की जो सहायक संधि थी, तो इस सहायक संधि ने भी इस रोष को भड़काने का काम किया। अभी बताया मैंने कि सहायक संधि का टर्म एंड कंडीशन क्या था, कि जो देशी रियासत है जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की है, तो वो क्या करेंगे? उनकी अपनी कोई सेना नहीं होगी, वो किसी से युद्ध नहीं करेंगे, उनका जो विदेशी मामला होगा वह कौन देखेगा? तो ब्रिटिश रेजिडेंट देखेगा, और वह एक ब्रिटिश टुकड़ी, सेना की एक ब्रिटिश टुकड़ी को अपने अंदर रखेगा, और उसका जो खर्च है वह कौन देगा? तो वह सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य देगा, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट उसके दरबार में बैठेगा तो वह उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि यह बात जो थी कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह सिर्फ कागज पर लिखने वाली बात थी, वास्तविक में ऐसा नहीं होता था, और रेजिडेंट जो है वह उसके हर मामले पर हस्तक्षेप करता था। तो इस वजह से भी लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। तो इन सारे जो राजनीतिक कारण थे, यह भी एक कारण बना कि 1857 में एक विद्रोह भड़क गया। तो राजनीतिक कारण आपके समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। यहाँ पर मैंने सामाजिक एवं धार्मिक कारण को एक साथ रख लिया है, क्योंकि इस फेज में सामाजिक कारण और धार्मिक कारण को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए
सबसे पहले है 1813 का चार्टर एक्ट। आपको ध्यान होगा, अभी मैंने 2-3 क्लास पहले बताया था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या किया गया था कि ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति दे दी गई थी, भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। अब जैसे ही 1813 का चार्टर आया तो ईसाई मिशनरियां भारत आना प्रारंभ हो गई। अब भारत में धर्म प्रचार हो रहा है। अभी अब आप लोग थोड़ा सा पास्ट में चलिए, 1813 को 1813 की नजर से देखिए, 2024 के नजर से नहीं। अब जब हम 1813 के नजर से समाज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां प्रचलित थी, जिसमें सबसे बड़ी कुरीति थी अस्पृश्यता, छुआछूत। जो दलित थे उनका समाज में कोई स्थान नहीं था। इन दलितों में भी एक चंडाल आते थे जो कि गांव के बाहर रहते थे, और वो जब कहीं भी बाहर निकलते थे, गांव में प्रवेश करते थे, तो अपने गर्दन में एक टीन का डब्बा पहनते थे और उसको बजाते हुए आते थे, ताकि गांव में जितने भी लोग हैं वह अपने घरों के अंदर चले जाएं, ताकि उनकी परछाई भी किसी के ऊपर ना पड़े। अगर परछाई भी किसी के ऊपर पड़ गई तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। तो कुछ इस तरह की कुप्रथाएं जो है वह ब्राह्मण धर्म में प्रचलित थी। अब 1813 का जैसे ही चार्टर आता है, ईसाई मिशनरियां भारत आना शुरू करती है, तो उन्होंने इस तरह के जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो समाज के शोषित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको बराबरी का एहसास कराया। तो जैसे ही उनको बराबरी का एहसास हुआ, जैसे ही उनको कहा गया कि भाई तुम हमारे धर्म में आओ, हम तुमको बराबरी का दर्जा देंगे, उनको गले से लगाया, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ बैठा, जो कि उनके पूर्वजों से उन्होंने नहीं देखा था। जो वंचित वर्ग थे उन्होंने अपने पूर्वजों से देखा कि हमारे साथ कोई नहीं बैठता है, हमारा समाज में ये दर्जा है, और उसी समय कोई आकर उसको गले से लगा रहा है, उसके साथ खाना खा रहा है, उसके साथ उठ बैठ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के प्रति उनकी जो निष्ठा है वह बढ़ जाएगी। आप प्राचीन काल में चलें थोड़ी देर के लिए, और जब आप देखते हैं कि भारतीय समाज में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव होता है, तो आप क्या देखते हैं कि जितने भी समाज के निचले तबके के लोग थे, जो शोषित वंचित वर्ग के लोग थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को धराधर अपनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म ने सबको समानता का एहसास दिलवाया। बौद्ध धर्म ने सबको एक बराबर लाने का काम किया। तो कुछ ऐसा ही ईसाई मिशनरियों ने किया भारत में, जिन्होंने फोकस किया समाज के दबे कुचले वंचित वर्गों पर और उनको एक बराबर होने का एहसास दिलाया। तो जैसे ही ये एहसास दिलाया, तो अब क्या हो गया कि समाज में धर्मांतरण बढ़ गया। अब जैसे ही धर्मांतरण बढ़ेगा, तो फिर जो समाज का एक कट्टर वर्ग है, जो इस धर्म का पुरोधा है, जो इस धर्म को मानता है, जो इस धर्म का पैरोकार है, उसको ये बात बुरी लगेगी। अब जैसे ही ये बात बुरी लगेगी, और चूंकि समाज का शिक्षित वर्ग वही है, तो वह पूरे समाज को यह बताने का प्रयास करेगा कि भाई यह जो एक्ट है यह हमारे विरोध में है, यह हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है, यह हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता है, हमको कुधर्मी बनाना चाहता है। तो लोगों के अंदर क्या होगा कि एक धार्मिक विस्फोट हो जाएगा, और हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो राष्ट्र है, यह ऐसा राष्ट्र है, यहाँ पर आप लोगों की शिक्षा पर आघात करें तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लोगों के स्वाभिमान पर आघात करें तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारे धर्म पर आघात होगा तो हम एकजुट हो जाते हैं, उठ खड़े हो जाते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट ने क्या किया कि इसने अपने फायदे के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा, लेकिन इसने क्या किया कि भारत के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, भारत के लोगों को एक करने का काम कर दिया। तो इस वजह से भी यह जो विद्रोह है, यह विद्रोह भड़का। फिर दूसरा जो है वह है 1829 का सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम। अब सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो है यह क्या है? तो जबकि जो हिंदू ग्रंथ है, जो वैदिक शास्त्र है, जो वैदिक ग्रंथ है, उनमें कहीं भी सती प्रथा का प्रचलन नहीं है, उनमें कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है। किसी भी वैदिक शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सती प्रथा नहीं मिलेगी। अब यह सती प्रथा आया कैसे? तो देखिए, जैसे ही भारत पर बाह्य आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना शुरू किया और भारत पर शासन करना शुरू किया, तो क्या हुआ
कि सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न हुआ वो भारत की महिलाओं का हुआ, भारत की बच्चियों का हुआ। तो जब यह उत्पीड़न होना प्रारंभ हुआ तो उसके बाद आप देखते हैं कि भारत में पर्दा प्रथा का आगमन हो गया। भारत में जैसे ही पति की मृत्यु होती थी तो महिलाएं जो है वह जौहर करना शुरू कर दी या फिर सती होना शुरू कर दी, ताकि उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो, उनके साथ कोई बाहर का व्यक्ति बदतमीजी ना कर पाए। नहीं तो किसी भी वैदिक शास्त्र में इस प्रथा का कोई भी चर्चा नहीं है। अब जब 1829 में बड़ा अच्छा अधिनियम आया कि भाई सती प्रथा अब नहीं होगी, अब चूंकि कोई बाह्य आक्रमणकारी आ नहीं रहे हैं और ब्रिटिशर्स का शासन है, और यहाँ पर कम से कम जो पिछले की तुलना में महिलाओं के साथ बहुत कम अत्याचार हो रहे थे, पिछले की तुलना में, पिछले शासनों की तुलना में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी थी। तो जैसे ही सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाया गया तो अब कुछ जो नए नए धर्म के पैरोकार थे, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति नया दीक्षित होता है ना तो वह अपना पूरा जोर लगाता है कि वह लाइमलाइट में आए। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ कि जैसे ही यह उन्मूलन अधिनियम आया तो कुछ जो नए पैरोकार थे धर्म के, उनको यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने इसका बहुत विरोध किया और उन्होंने लोगों को भी इसके विरुद्ध भड़काने का काम किया। और चूंकि उस समय भारत की जनता, मैक्सिमम जनता अशिक्षित है, और अगर अशिक्षित नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट है वह लकीर का फकीर वाला है। भले ही वह बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, वह बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा। जैसे जब दयानंद सरस्वती का आविर्भाव होता है तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बाकी सारे ग्रंथों को नकार दिया और सीधा कहा कि वेदों की ओर लौट चलो, क्योंकि जितनी भी समस्या है उसका समाधान कहाँ है, तो समाधान वेद में है, और वेद में कहीं भी इन सारी कुरीतियों की चर्चा नहीं है। तो इस अधिनियम ने भी, यह जो सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम है, इसने भी कहीं ना कहीं रोष भड़काने का काम किया। सबसे ज्यादा जो आग में घी डाला वह था 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। यह जो अधिनियम है इसने सबसे ज्यादा आग में घी डाला। अब यह धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम क्या था, तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि जो भारत में उत्तराधिकार का नियम चल रहा था वो दो ग्रंथों के आधार पर चल रहा था, एक तो जीवमूत वाहन और दूसरा दाय भाग। इन दोनों के आधार पर भारत में जो उत्तराधिकार का नियम था वह चल रहा था। उत्तराधिकार का नियम क्या था, तो ज्येष्ठ पुत्र को पिता का उत्तराधिकार मिलेगा। इसमें एक कंडीशन ये भी था कि अगर व्यक्ति विधर्मी हो जाता है, विधर्मी होने का मतलब कि अगर व्यक्ति अपने धर्म को त्याग करके किसी दूसरे धर्म का अनुसरण कर लेता है या व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है तो उसको जो उत्तराधिकार है उस उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि पिता की संपत्ति में अब उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन 1850 का जो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आता है इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता है तो फिर क्या होगा कि उसका जो उत्तराधिकार का अधिकार है वह समाप्त नहीं होगा, यानी कि अगर उसने ईसाई धर्म अपना लिया तो भी पिता की संपत्ति में उस व्यक्ति का अधिकार होगा। अब जब यह चीज आया तो इसने बिल्कुल आग में घी डालने का काम किया। अब भारतीय जनमानस को यह पूरी तरह से बिलीफ हो गया कि यह जो अंग्रेज हैं और ये जो अधिनियम ला रहे हैं यह पूरा का पूरा षड्यंत्र है कि हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया जाए या फिर हमारे धर्म को नष्ट कर दिया जाए। तो इसने भी लोगों के अंदर वह द्वेष, वह विद्वेष फैलाने का काम किया, जिसके आधार पर कि 1857 का महान क्रांति हो जाता है। फिर एक जो और महत्वपूर्ण अधिनियम है वह है 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। आपको पता होगा कि इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत एफर्ट किया था, उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया और उनके प्रयास से ही 1856 में यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो सका, आया। अब देखिए उस वक्त जो भारत की स्थिति थी
तो उस वक्त भारत में बाल विवाह प्रचलित था। 12 साल 13 साल की छोटी बच्ची का विवाह जो है वह 30 साल 35 साल 40 साल के मर्दों से हो रहा था, और यह आम बात थी भारत में। बाल विवाह पूरी तरह से प्रचलन में था। अब जब वह छोटी बच्ची 25 से 30 साल की हुई, तब तक में उसके पति की मृत्यु हो गई। अब जब वह उस दहलीज पर कदम रखी है कि अब वह अपने पारिवारिक जीवन को संभाल सकती है, अपने वैवाहिक जीवन को समझ सकती है, अब उसी वक्त वह विधवा हो गई। और समाज में विधवाओं की क्या स्थिति है यह आपको पता होगा। आज भी समाज में जो विधवाओं की स्थिति है वह कोई बहुत अच्छी नहीं है। किसी भी शुभ कार्य में विधवाओं को नहीं आने दिया जाता है। समाज के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं भारत में आज भी जहाँ किसी भी शुभ कार्य में विधवाओं को आने से मनाही होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए निकलता है और किसी विधवा को देख ले तो वह रुक जाता है, वो कहता है कब शगुन हो गया। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी विधवाओं के हाथ का भोजन करना मना है। तो यह 2024 में ऐसा हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि 1856, 35, 36 में विधवाओं की क्या स्थिति होगी। अब अगर उनको पुनर्विवाह का अधिकार दे दिया जाए, और क्यों नहीं दिया जाए, अगर किसी मर्द की पत्नी की मृत्यु हो जाती थी तो वह दूसरा विवाह कर सकता था, तो आखिर महिलाओं को यह अधिकार क्यों न दिया जाए। जो समाज के प्रोग्रेसिव सोच वाले व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, तो इन सारे लोगों ने इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ी। अब जब यह अधिनियम पारित हो गया तो फिर भी समाज में दो भाग होते हैं, आपको पता है। एक व्यक्ति होता है जो प्रोग्रेसिव सोच का होता है, जो समय के साथ अपने आप को बदलना जानता है, समय के साथ चलना चाहता है, और दूसरा जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, तो वह लकीर का फकीर होता है। तो अब कुछ व्यक्ति थे जो लकीर के फकीर बने हुए थे कि नहीं, यह हमारे धर्म के खिलाफ है, जबकि हमारे धर्म में, जबकि भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि विधवाओं को दोबारा विवाह का अधिकार नहीं है। भारतीय दर्शन तो इतना लिबरल है कि भारतीय दर्शन में, भारतीय शास्त्र में तो नियोग प्रथा की चर्चा है, और कोई भी दर्शन और कोई भी धर्म नियोग प्रथा की चर्चा नहीं करता है। लेकिन भारतीय धर्म तो इतना लिबरल है कि वह नियोग प्रथा की बात करता है कि अगर किसी महिला को कोई संतान नहीं हो रहा हो, अगर उसके पति में कोई दिक्कत हो और उसका पति अगर संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना हो, तो वह महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संतान उत्पन्न कर सकती है। यह भारतीय धर्म है। भारतीय धर्म इतना लिबरल है, तो यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह जैसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। हमारा धर्म इतना लिबरल है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो थे जिन्होंने इस पर ब्लेम किया, इसके खिलाफ लोगों को भड़काया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बना जिसने कि 1857 के आग को हवा दे दी। फिर पाश्चात्य शिक्षा। भारत में अब पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होना प्रारंभ हुआ, और पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने कोई योगदान दिया है, नहीं। जो हमारे दार्शनिक थे, जो हमारे समाज सुधारक थे, खास करके राजा राममोहन राय, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सबसे ज्यादा समर्थन उन्होंने ही पाश्चात्य शिक्षा का किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको समय के साथ आगे बढ़ना है तो आपको दूसरे साहित्य को भी पढ़ना होगा। जब तक आप दूसरे साहित्य, दूसरे विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक आप विश्व में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक आप विश्व पटल पे सामने नहीं आ सकते हैं। तो सिर्फ हमको अपने ग्रंथों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब हमको दूसरे दार्शनिकों को भी, दूसरे भाषा के साहित्य को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा पूर्ण रूप से विकास होगा। तो जितने भी प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे, खास करके जो शिक्षित युवा वर्ग थे, जिन्होंने शिक्षा लेना आरंभ किया, तो वो सारे लोग तो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे, समाज के जो अधिसंख्य लोग थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। उनका कहना था कि पाश्चात्य शिक्षा जो है वह हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने के लिए लाया गया है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए लाया गया है। तो इस पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने भी लोगों के अंदर रोष उत्पन्न करने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। तो ये था सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब देखते हैं जो आर्थिक कारण था, कि आर्थिक कारण क्या था। तो देखिए, आर्थिक कारण में जो सबसे प्रमुख कारण था वह क्या था, तो कर का प्रावधान। अब जो लगान लिया जाता था, जो जमीन का कर लिया जाता था,
वह 3 तरीके से लिया जाता था। पहला तरीका था जमींदारी व्यवस्था, दूसरा था महलवाड़ी व्यवस्था और तीसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब देखिए, यह जो महलवाड़ी व्यवस्था है, तो महल कहने का मतलब होता है गांव, तो पूरे गांव से एक साथ कर ले लिया गया, तो यह व्यवस्था फिर भी ठीक ठाक थी। फिर तीसरा जो है वह था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी कि रैयत का मतलब होता है कि आपके पास जितना जमीन है वह आपका रैयत है, यानी कि हर भूस्वामी से अलग अलग कर ले लेना, लगान ले लेना। तो यह व्यवस्था भी अच्छी थी, यह व्यवस्था भी ठीक थी। सबसे जो विवादास्पद व्यवस्था थी वह थी जमींदारी व्यवस्था। इसी को हम लोग अस्थाई बंदोबस्ती भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट जो है हम लोग इसी को कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। अब देखिए, जमींदारी व्यवस्था का जो दोष था वह क्या था। अभी तक जो भारत में जो ट्रेडिशनल तरीका था लगान वसूलने का वह क्या था, तो सबसे नीचे के स्तर पर आता था खुद, फिर मुकद्दम और फिर चौधरी। ये 3 तरह के पायदान थे, खुद, मुकद्दम, चौधरी का। और एक पायदान लगान लेकर के दूसरे को देता था, दूसरा तीसरे को देता था और तीसरा जो है वह राजा को पहुंचा देता था लगान। तो ये भारत की जो प्राचीन व्यवस्था थी, खुद, मुकद्दम, चौधरी की व्यवस्था थी। जैसे ही अस्थाई बंदोबस्ती या फिर जमींदारी व्यवस्था आई, तो इसने सबसे पहले क्या किया, यह जो भारत का ट्रेडिशनल व्यवस्था था इसको नष्ट कर दिया। अब क्या हो गया कि अब बोली लगने लगा। बोली लगने कहने का मतलब कि अब नीलामी होने लगी। नीलामी कैसे होने लगी कि जैसे मान लेते हैं कि यह क्षेत्र है और यह क्षेत्र है, कुछ भी मान लीजिए, चलिए पटना मान लेते हैं, यह क्षेत्र पटना है। अब इसकी बोली लगनी शुरू हुई कि इस पटना क्षेत्र की जो नीलामी है, तो उसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे और कितनी बोली लगेगी। मान लेते हैं कि इसकी बोली 1000 रुपए से शुरू हुई। अब बोली लगाने के लिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए ने सबसे ज्यादा बोली लगा दी। ए ने बोली लगाई इसकी 30,000 रुपए। अब ए को इस क्षेत्र की जमींदारी मिल गई। अब ए जो है वह पटना का तो है नहीं, अब ए जो है वह बाहर का है। तो अब ए को पटना से क्या मतलब है, तो सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब लगान लेने का समय आएगा और उसने 30,000 रुपए पे किए हैं, तो कम से कम वह प्रयास करेगा कि उसको 60,000 रुपए पटना से आए, ताकि उसका भी प्रॉफिट हो। उसके आने जाने का खर्च, लगान लेने का खर्च, फिर सरकार के कोष में उस लगान को जमा करवाने का जो खर्च है, उन सबको मिला करके उसको कम से कम 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो। तो उसके लिए अब चूंकि वह इस पटना क्षेत्र का तो वासी है नहीं, जैसे अभी तक जो जमींदार होते थे वह क्या होते थे कि वह उसी क्षेत्र के होते थे, उनका उस क्षेत्र से कुछ सामाजिक सरोकार भी होता था, तो थोड़े से वो लिबरल होते थे। लेकिन अब एक व्यक्ति बाहर से आकर के किसी दूसरे क्षेत्र की बोली लगा रहा है, अब तो उस क्षेत्र से उसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, वह उस क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी लिबरल नहीं होगा। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ धन और अपना मुनाफा चाहिए होगा। तो इस धन और मुनाफा के चक्कर ने क्या किया, किसानों को बहुत कमजोर कर दिया। और यही वो समय होता है जब बंगाल में लगातार अकाल पड़ता है, और इस अकाल की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हो जाता है और लोग बिल्कुल विद्रोह के लिए तैयार बैठे होते हैं कि बस कहीं से कोई एक चिंगारी आए और फिर आग भड़क उठे। तो ये था आर्थिक कारण जिसमें कि जमींदारी व्यवस्था ने सबसे ज्यादा विद्वेष उत्पन्न किया, जमींदारी व्यवस्था ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब देखते हैं इसका तात्कालिक कारण क्या था, जिसने चिंगारी भड़काई। वह कारण क्या था, वह कारण था चर्बी वाला कारतूस। देखिए क्या था कि अभी तक जो सेना में राइफल चल रहा था वह कौन सा राइफल था, तो वह राइफल था ब्राउन बेस राइफल। अभी तक जो सेना में राइफल चल रहा था वह था ब्राउन बेस राइफल। अब क्या किया गया कि इस ब्राउन बेस राइफल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसके जगह पर इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यह जो इनफील्ड राइफल था, तो इसका जो कारतूस था, तो उस कारतूस को नम रखने के लिए, उसकी नमी बरकरार रखने के लिए, ताकि उसमें विस्फोट ना हो जाए,
तो उसको जानवर के चर्बी से कोट कर दिया जाता था। जानवर का चर्बी, अब चूंकि उस वक्त अफवाह उड़ी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी, हालांकि बाद की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि इस चर्बी में गाय और सुअर की ही चर्बी थी, जिससे कि उस कारतूस को, उस बुलेट को, उस गोली को कोट किया जाता था। अब आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि भारत में दो सबसे मेजर कम्युनिटी पहले भी थी और आज भी है। कौन कौन सी है? तो एक कम्युनिटी है हिंदू की और दूसरी कम्युनिटी है मुस्लिम की। ये भारत की पहले भी मेजर कम्युनिटी थी, आज भी मेजर कम्युनिटी है। अब गाय जो है, गाय यह हिंदुओं का सबसे पवित्र जानवर है। गाय को हिंदू जानवर नहीं मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, माँ का दर्जा दिया गया है। सबसे जो पवित्र जानवर है वह गाय है। अब मुस्लिमों में अगर बात करें तो यह जो सूअर है, तो अगर इस्लाम में कोई सबसे अपवित्र चीज है, अगर किसी का नाम लेना भी हराम है, तो वह क्या है? वह सूअर है। इस्लाम में सूअर का नाम लेना भी हराम है। जनरली लोग सूअर का नाम भी नहीं लेते, यह इतना अपवित्र जानवर है। अब दो सबसे मेजर कम्युनिटी हिंदुस्तान की, हिंदू और मुस्लिम, तो एक का सबसे सेक्रेड एनिमल, सबसे पवित्र पशु, और दूसरे का सबसे अपवित्र पशु, इन दोनों का चर्बी लगा हुआ है बुलेट में, कारतूस पर, और उसको अपने दांत से काट करके लोड करना है, राइफल में डालना है और फिर फायर करना है। तो आप उस वक्त लोगों की मानसिकता समझिए कि लोगों के अंदर किस तरह का रोष उत्पन्न हुआ होगा। और यह रोष इतना तगड़ा हो गया था, हालांकि जब बैरकपुर में विद्रोह हुआ तो उससे पहले जो सेना का ट्रेनिंग अकादमी था दमदम में, दमदम भी कलकत्ता में है, बैरकपुर के बगल में, तो वहां भी पहले इस चीज की शुरुआत हुई थी। हालांकि उसको इनिशियल लेवल पर ही दबा दिया गया, और चूंकि वहां से बात बाहर नहीं निकली तो वह कुछ दिनों के लिए बात दब गई। लेकिन 29 मार्च को यह बात नहीं दब पाई, और 29 मार्च को बैरकपुर में बिहार के सासाराम का एक युवक था, ब्राह्मण युवक, जिसका नाम था मंगल पांडे। बिहार के सासाराम का ब्राह्मण युवक मंगल पांडे, जो कि 33वीं रेजिमेंट का सिपाही था, उसने क्या किया कि उसका एक लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था बाघ, और मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी। उसने लेफ्टिनेंट बाघ को तलवार से काट डाला, और जो मेजर सार्जेंट था उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। ठीक है, जब उसकी हत्या कर दी तो मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, और फिर इसके बाद जो यह 34वीं रेजिमेंट था, इसको भंग कर दिया गया, और यहाँ के सिपाही जो है वह कहाँ भेज दिए गए? तो वह मेरठ भेज दिए गए। जब मेरठ भेजे गए तो मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को क्या होता है कि कुछ सिपाही में देखिए कहीं कहीं 90 है, एनसीईआरटी 90 कहता है, और बाकी सोर्स आप देखेंगे तो कहीं पर 75 की संख्या आती है, कहीं पर 80 की संख्या आती है, कहीं पर 77 की संख्या आती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का डेटा लिए, एनसीईआरटी 90 सैनिक कहता है। ठीक है, तो जो मेरठ के 90 सैनिक जो है, उन्होंने इस राइफल को चलाने से मना कर दिया। तो क्या किया गया कि उन लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। तो फिर बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि उस समय की एक किदवंती है, यानी कहानी है, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। तो वो लिखते हैं कि वहीं मेरठ में एक मेला लगा हुआ था, और उस मेरठ के सैनिक छावनी से कुछ सैनिक मेला देखने आते हैं। तो जब मेला घूम रहे होते हैं तो उसी वक्त कुछ महिला आती है, और वो महिला उन सैनिकों को चूड़ी गिफ्ट करती है। तो चूड़ी देख करके सैनिक बौखला जाते हैं कि यह क्या है। तो महिला कहती है कि तुम्हारे जो साथी हैं, जिन्होंने सही के गलत के खिलाफ आवाज उठाया, सही करने का प्रयास किया, वो लोग जेल में बंद हैं, और तुम लोग मस्ती कर रहे हो, मेला घूम रहे हो। और फिर बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि वो लोग वहां से उठ करके अपने कैंप में आते हैं, और फिर अपने सैनिकों को छुड़ाते हैं, और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। 10 मई 1857 से इस 1857 के महाविद्रोह की शुरुआत हो जाती है, और यहीं से फिर सैनिक जो है वह
दिल्ली की ओर कूच करते हैं और दिल्ली पहुंच करके दिल्ली पर अधिकार करते हैं। और फिर बख्त खान जो है वह, जो उस वक्त का जो मुगल शासक होता है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उनको भारत का शासक घोषित करता है और फिर विद्रोह जो है वह चरणबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ना प्रारंभ होता है। तो यह तात्कालिक कारण था। फिर इसके कुछ और भी कारण थे, तो वह उस और कारण को हम लोग अन्य कारण में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला था 1854 का डाकघर अधिनियम। अब आप कहेंगे कि यह 1854 का डाकघर अधिनियम क्या था? तो देखिए, अभी तक जो भारतीय सेना में भर्ती होते थे, तो वह चूंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, तो वह एक प्रकार से कृषक ही थे। फुल टाइम वो कृषक थे और पार्ट टाइम सैनिक थे। यहाँ वहां उनकी ड्यूटी लगती रहती थी और वो आते जाते रहते थे। तो उनको 1854 तक क्या सुविधा थी कि ये अपने परिवार वालों को चिट्ठी लिख सकते थे, चिट्ठी भेज सकते थे बिना किसी शुल्क के। इनका शुल्क यही था कि ये सेना में है तो इनके घर निःशुल्क चिट्ठी आती थी। ये एक सुविधा थी। तो इन लोगों को लगता था कि हम अपने परिवार से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने परिवार के टच में है। लेकिन जब 1854 का डाकघर अधिनियम आता है तो इसमें क्या कर दिया गया कि अब आप कोई भी हो, आप सैनिक ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जो आप खत भेज रहे हैं उसका चार्जेज लगेगा। तो अब जब ये सैनिक ये सोच रहे हैं कि एक तो हमारी सैलरी इतनी कम, हम घर से इतने दूर रह रहे हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, और अब अपने परिवार से टच में रहने के लिए भी हमको शुल्क देना पड़ेगा। तो इस 1854 के डाकघर अधिनियम ने भी सेना के अंदर रोष उत्पन्न करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका असर की हम 1857 के महान क्रांति में देखते हैं। फिर उससे भी दिलचस्प मामला हो गया 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। जो हमारा वैदिक धर्म है, जो हमारा ब्राह्मण धर्म है, वह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने समुद्र पार की यात्रा कर ली तो उसका धर्म, उसकी जाति, सब कुछ नष्ट हो जाती है। अब वह विधर्मी हो गया, यानी कि अब उसको समाज से बाहर कर दिया जाए। और उस वक्त तक लोग इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। यही कारण है कि आप देखते हैं कि जितने भी व्यापारी वर्ग थे, या आज भी जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, चूंकि उसी समय से वो लोग या तो जैन में कन्वर्ट हो गए या फिर बौद्ध में कन्वर्ट हो गए। चूंकि हिंदू और इस्लाम दोनों में सूद खाना हराम माना गया, गलत माना गया है, जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसकी मनाही नहीं करता है। फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समुद्र पार की यात्रा करना में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों में है। तो आप देखते हैं कि जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वह मैक्सिमम या तो बौद्ध में कन्वर्ट हो गए या फिर जैन में कन्वर्ट हो गए। तो आज भी आप देखिएगा कि जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं या तो पारसी हैं या बौद्ध हैं या फिर जैन हैं। तो इस 1856 का जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था, इसने कहा कि अब जो भारतीय सैनिक हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी ड्यूटी भारत में ही लगेगी, हो सकता है उनकी ड्यूटी यूरोप में लगे या फिर जहां कहीं भी ब्रिटिश कॉलोनी है वहां कहीं भी उनकी ड्यूटी लग सकती है। तो अब क्या हो गया कि यानी कि जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनको समुद्र पार की यात्रा करना अनिवार्य कर दिया गया कि अब उनको समुद्र पार या यात्रा करना होगा। तो सीधा सीधा यह चोट किस पर हो गया? तो यह सीधा सीधा चोट धर्म पर हो गया, सीधा सीधा चोट व्यक्ति की जाति पर हो गया। तो इसने भी इस विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर सेना में नस्लीय भेदभाव। अब देखते हैं कि जो भारतीय सैनिक थे वह बहुत से बहुत, अगर बहुत ऊंचा पद पे जा सकते हैं तो वह सूबेदार के पद तक भी नहीं पहुंच पाते थे, जबकि यूरोपीय जो है वो डायरेक्ट भर्ती होती थी उनकी और उससे ऊपर के पद पर होते थे। जबकि भारतीय जो सैनिक है वह सूबेदार के पद तक भी नहीं जा पाते थे। मतलब जो सबसे नीचे से सबसे ऊंचा पोस्ट होता है, नीचे से जो पहला पद है, वहां तक भी भारतीय सैनिक नहीं पहुंच पाते थे। तो इस तरह का नस्लीय भेदभाव सेना में किया जाता था। तो इस और दूसरी चीज है कि यूरोपीय की जो तनख्वाह है वह भारतीयों से कहीं ज्यादा होती थी। तो इन सारी चीजों ने मिलकर के इस विद्रोह को भड़काने का काम किया, इस विद्रोह को बृहद पैमाने पर फैला दिया, जिससे कि भारत में एक महान क्रांति का जन्म हो गया, जिस क्रांति ने भले ही
तत्काल अपना कोई प्रभाव न दिखाया हो, लेकिन इसी 1857 की क्रांति ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का भ्रूणपोष किया, भारतीयों के अंदर एकता की भावना का भ्रूणपोष किया, भारतीयों के अंदर एक संगठन को जन्म देने की भावना का भ्रूणपोष किया। और इस तरह से धीरे धीरे जो है इसी महान क्रांति ने भारतीयों को एक आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसकी चरम परिणति हम 1947 में देखते हैं, जब भारत पूर्ण रूप से आजाद होता है और 1950 ईस्वी में भारत पूर्ण रूप से गणराज्य बन जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यह था 1857 की महान क्रांति के कारण, जिसके कारण 1857 की क्रांति भड़की। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे, इसके 1857 की क्रांति की जो उपलब्धि थी वह क्या थी, इसकी असफलता के कारण क्या थे, और फिर इसका स्वरूप क्या था, जहां से और भी कुछ कुछ सवाल निकल के आते हैं, सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और फिर बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।